कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम स्टडी क्लास पे आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक करने के लिए लाइक करिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। दोस्तों देखिए, अब उत्तर प्रदेश जो पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही थी वो लगभग समाप्त हो चुकी है। और अब उसकी कटाफ ली जाएगी और किसी ने कितने क्वेश्चन किए हैं उसको उस पर एक वीडियो बना देंगे, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। और जैसा भी पेपर हुआ है, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। अच्छा हुआ तो ठीक, और नहीं अच्छा हुआ तब ठीक। तो आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए, क्योंकि अभी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। इसके बाद फिर पुलिस की वैकेंसी आएगी और होमगार्ड की वैकेंसी आएगी, उसमें भी एक पेपर होगा। तो इस प्रकार से बहुत वैकेंसी निकाली जाएंगी। तो आप लोग क्या करें, निरंतर अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। ठीक दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे जिस प्रकार से हमने लूसेंट सीरीज चलाई थी। अब लूसेंट सीरीज चलाई थी, उसमें से जितने भी 5 दिन पेपर हुआ, 5 दिन पेपरों में 10 शिफ्ट हुई। तो ऐसा कोई जीएस में प्रश्न नहीं था, सिर्फ करंट अफेयर को छोड़कर, जो लूसेंट से बाहर आया हो। तो इसलिए लूसेंट महत्वपूर्ण योगदान निभाती है आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, लूसेंट पूरी कंप्लीट कर रहे थे। तो अब हमारा जो टारगेट है, क्योंकि पीसीएस जो है आपका 22 अक्टूबर को है, उसके बाद आर ओ ए आर ओ का है। देखिए, बहुत ऐसे लोग मिले थे, वो कह रहे थे हमारे सरल क्वेश्चन गलत हो गए। तो वो गलती इसलिए होती है क्योंकि हम उनको हल्के में लेते हैं, और वहाँ पर जब एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पर प्रेशर होता है, जिसके कारण वो गलत हो जाते हैं, या फिर क्वेश्चन पे टिक गलत हो जाता है, या तो उनका गोला जो है वो गलत भर जाता है। तो इन सभी को ध्यान में, चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम क्या करेंगे, आगे आने वाली परीक्षाओं को बेहतर तरीके से देने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक दोस्तों, हम लोग शुरू कर रहे थे आधुनिक भारत, हम लोग करवा रहे थे 1707 से लेकर 1947 तक। उसमें से हमने बता दिया था जो भी महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल थे, वो हमने बता दिए थे। पहले हम क्या करेंगे, उनका रिवीजन करेंगे, और उसके बाद हमने लगभग ला डलहौजी तक करवाया था। ठीक है, कहाँ तक? ला डलहौजी तक करवाया था, वहाँ तक रिवीजन करते हैं। उसके बाद जो आगे के महत्वपूर्ण होंगे वही कराते हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, जैसे अभी पुलिस में पूछा गया जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ था तब कौन था। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको याद करना है। ठीक, और जो मेरिट की बात है वो एक छोटा सा वीडियो डाल देंगे, उसी के आधार पर आपकी मेरिट जाएगी। लगभग ये समझ लीजिए 110 से ऊपर किसी की मेरिट नहीं जाएगी। 110 के ऊपर किसी की मेरिट, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, लड़कियों की लगभग 95, 90, 95 रहेगी। 5 क्वेश्चनों का इधर उधर होगा, बाकी एकदम आपको सही बताएंगे। ठीक है, तो कट ऑफ के लिए थोड़ा इंतजार करेंगे, आज शाम को या कल सुबह कट ऑफ के बारे में आपको बता देंगे। ठीक है, तो निश्चित रहिए। ठीक, तो अब हम लोग क्या करें, पहले रिवीजन करेंगे। ठीक, जैसे हमने बताया था कि आधुनिक भारत कहाँ से शुरुआत होती है, 1707 से लेकर 1947 तक होती है। ठीक, 1707 से लेकर 1947 तक होती है। हमने इसे उत्तर कालीन मुगल सम्राट के बारे में बताया था। ठीक, उसके बाद बता दिया था तो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया था। फिर बंगाल पर अंग्रेजों का जो आधिपत्य था उसके बारे में बताया था। फिर सिख एवं अंग्रेजों के बारे में बताया था। जो युद्ध हुए थे उनके बारे में भी बताया था। ठीक, तो हम इस प्रकार से आ गए थे बंगाल के गवर्नर और कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। ठीक, तो बंगाल के गवर्नर पहला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, जो 2 बार गवर्नर बना, 1757 से 60 तक, एवं पुनः 1765 से 67 तक बना। ठीक, इसने बंगाल में 2 शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथों में होती थी। ठीक, ये हो गया। फिर ये बंगाल का गवर्नर, अगर पूछा जाए बंगाल का गवर्नर पहला कौन था, तो आप बताएंगे रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। अब इसके बाद कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल की अगर बात करेंगे, तो सर्वप्रथम एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, के अनुसार बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल का क्षेत्र था उसे गवर्नर कहते थे, लेकिन जो अंग्रेजी क्षेत्र थे उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक, तो इस प्रकार से भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बना। ठीक, भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग बना। 1774 से 85 तक इसका कार्यकाल रहा। ठीक, लेकिन बंगाल का गवर्नर पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव लगाएंगे। लेकिन इसी प्रकार भारत में कंपनी के अधीन अगर पूछता है, कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल पूछा तो आप वारेन हेस्टिंग लगाएंगे। क्लियर? अब इसके बाद वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में महत्वपूर्ण जो कार्य हुए उसकी चर्चा करते हैं। इसका कार्यकाल था 1774 से लेकर 85 तक, 1774 से लेकर 85 तक था। अब इसके कार्यकाल के दौरान क्या हुआ? सर्वप्रथम इसने अपनी राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। कहाँ लाया? कलकत्ता लाया। ठीक, इसने क्या किया?
प्रत्येक जिले में एक फौजदारी एवं दीवानी अदालतों की स्थापना की। ठीक, 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। तो प्रथम मदरसा स्थापित करने वाला वारेन हेस्टिंग था 1781 कलकत्ता में। ठीक, मुस्लिम शिक्षा के लिए। फिर इसने इसी के समय में 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। याद रखना, इसके कार्यकाल में वारेन हेस्टिंग के कारण। फिर गीता के अंग्रेजी अनुवादकार जो विलियम विल्किंस थे, वो हेस्टिंग ने आश्रय प्रदान किया था। ठीक, गीता के जो अंग्रेजी अनुवादकार थे विलियम विल्किंस थे, हेस्टिंग ने इन्हें आश्रय प्रदान किया था। ठीक, अब इसी समय में क्या हुआ, सर विलियम जोन्स ने, सर तो लगाना उचित नहीं होता लेकिन अब क्या करेंगे, लगाना पड़ रहा है। तो विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। याद रखना, ये पूछा गया था अभी प्रश्न। तो इसने मुगल सम्राट को मिलने वाली पेंशन 26 लाख थी, वो वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। इसी के समय में द बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में हुआ था, जिसका संस्थापक जेम्स ऑगस्ट हिक्की थे। ठीक, इसी के समय रेगुलेटरी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। ठीक, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। ठीक, अब बात करते हैं इसके कार्यकाल में क्या हुआ, क्विट्स इंडिया एक्ट के विरुद्ध। अच्छा, पहले ये बताइए, इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। ये पूछा गया क्वेश्चन है। वारेन हेस्टिंग के कार्य में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। तो ये इस प्रकार से वारेन हेस्टिंग कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की। 1786 से 93 तक ये पहली बार बना। इसने, इसके दो ही महत्वपूर्ण काम थे। इसने पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया, नंबर एक। दूसरा है, स्थायी बंदोबस्त को लागू करने वाला कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। याद रखना, कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहते हैं। बस 3 क्वेश्चन है इससे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहते हैं, स्थायी बंदोबस्त अपनाने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक, अब बात करते हैं लॉर्ड वेलेजली। इसने अपने को बंगाली शेर कहता था, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक, बंगाल का शेर अपने आप को कहते था। फिर अब इसके बाद सीधे आ जाएंगे, जो बताया था आपको जो इम्पोर्टेंट था, ये हो गया लॉर्ड वेलेजली के बाद सीधे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसकी बात करें, लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करेंगे। इसका कार्यकाल 1828 से 35 तक था। कहाँ से, 1828 तक 35 तक। माथे पर जाति चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने पर बेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह भैया कर दिया। क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह जब कर दिया तो 1833 का चार्टर्ड एक्ट आया, जिसके आधार पर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। याद रखना, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, 1873 का चार्टर्ड एक्ट आया। ठीक, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। अब बेंटिक जब बना तो राजा राम के सहयोग से बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया, नंबर एक। तो किसने 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ठीक, 1829 में भी महत्वपूर्ण काम किया इसने। इसने सती प्रथा को समाप्त कर दिया धारा 17 के तहत। ठीक, सती प्रथा को भी अवैध घोषित कर दिया। ये हो गया। अब अगला इसने एक महत्वपूर्ण कदम क्या उठाया, इसने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। ठीक, अब इसके बाद आता था चार्ल्स मेटकाफ। इसको प्रेस पर से नियंत्रण हटाया था इसने 1 वर्ष के कार्यकाल में, इसलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहते हैं। किसे, चार्ल्स मेटकाफ। याद रखना। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड आए। इसके काल में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान कर दी थी। ठीक, जीटी रोड की मरम्मत इसने करवाई थी, ऑकलैंड ने। याद रखना। अब बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने, इसने नरबल प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नरबल प्रथा पर प्रतिबंध लगाया लॉर्ड हार्डिंग ने। इसने, लॉर्ड हार्डिंग ने। क्लियर। अब बात करते हैं डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, इसके बाद हमारा आ जाएगा लॉर्ड कैनिंग। डलहौजी तक हमने पिछली बार पढ़ाया था। तो डलहौजी तक क्या था, इसने सर्वप्रथम डलहौजी को ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यापार पर आरोप लगाकर सिक्किम को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था। इसने डलहौजी के महत्वपूर्ण घटना थी वेबगत सिद्धांत। डॉक्टर ने अब लेप्स को अपनाया था। इसके आधार पर 1848 में सर्वप्रथम सतारा को इसने अपने अधीन कर लिया था।
फिर अवध को 1856 में कुशासन के आधार पर याद कर लिया था। उस समय अवध का नवाब पूछा गया था, कौन था? नवाब वाजिद अली शाह थे। ठीक। अब चार्ल्स वुड डिस्पेज आया था 1854 में। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पेज को लागू किया था। किसको? वुड डिस्पेज को। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है, याद रखना। रेलवे का जनक कहा जाता है। इसी के समय भारत में पहली रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को। मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। ठीक। इसने पीडब्ल्यूडी की स्थापना की थी। लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की थी, याद रखना। डलहौजी ने नरवल प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। लॉर्ड हार्डिंग ने प्रतिबंध लगाया था, लेकिन रोकने का प्रयास इसने भी किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे? लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लॉर्ड कैनिंग की, याद रखना। तो इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट थे उनका रिवीजन करा दे, जो पिछली क्लासेस में कराया था। उसके बाद आपका पेपर कराने लगे थे पुलिस का, जो आ रहा था 23, 24, 25, 30, 31 वाला, उसको करा रहे थे, उसका सोल्यूशन करा रहे थे। अब उसके बाद हम लगातार क्या करेंगे? अपनी जो आधुनिक भारत चल रहा था उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपका ज्योग्राफी करेंगे। उसके बाद आपका पॉलिटी करेंगे। इस प्रकार से ये हम एक एक करके सारे सब्जेक्ट कराएंगे। ठीक। तो पहले क्या करेंगे? आज लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था, बताइए। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल 1856 से 62 तक था। कहाँ तक? 1856 से 62 तक था, याद रखना। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ भारत में कंपनी, भारत में नियुक्त कंपनी द्वारा, कंपनी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो क्या करती थी? भारत में नियुक्त करती थी। तो नियुक्त कंपनी द्वारा अंतिम गवर्नर, ये क्वेश्चन पहला मिल गया। तो लॉर्ड कैनिंग जो था अंतिम गवर्नर जनरल था। किसके अधीन नियुक्त किया गया था? कंपनी के अधीन। ठीक, ये हो गया। तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन, ब्रिटिश सम्राट की अगर बात करें तो उसके अधीन भारत का पहला वायसराय बना था। ठीक, लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना जो ब्रिटिश सम्राट के अधीन था। क्लियर। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में नियुक्त कंपनी द्वारा अंतिम गवर्नर जनरल, ये लॉर्ड कैनिंग ये अंतिम गवर्नर जनरल था, याद रखना। और यही भारत का वायसराय बना। अंतिम गवर्नर जनरल था कौन? लॉर्ड कैनिंग। यही भारत का वायसराय बना पहला। ठीक। अब इसके समय की घटनाएं के बारे में बात करेंगे। इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था 1857, 1857 का विद्रोह हुआ। फिर इसी विद्रोह के कारण, इसी विद्रोह के कारण कंपनी के हाथों से शासन सत्ता जो थी वो ब्रिटिश सरकार के अधीन चली गई। किसके अधीन? ब्रिटिश सरकार के अधीन चली गई। अब इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना और है, हाईकोर्ट एक्ट पारित किया गया था। हाईकोर्ट एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के आधार पर मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, इसमें क्या हुआ था? एक एक हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। एक एक हाईकोर्ट की स्थापना की थी, याद रखना। देखिए ऑप्शन दे देता है कि कहाँ नहीं की गई थी, तो मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में की गई थी। तो चौथा ऑप्शन होगा वो आपका गलत होगा। एक एक हाईकोर्ट। लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए तो भारत में कितने हाईकोर्ट हैं? 25 हाईकोर्ट है। कितने? 25 हाईकोर्ट। 25वां कौन सा है? अमरावती। 25वां कौन है? अमरावती, याद रखना। ठीक। अब इसी के कार्यकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, याद रखना। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। ठीक। अब इसके सन आपको बताना है, विधवा पुनर्विवाह का सन। ठीक, विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम का सन बताना है। फिर मैकाले ने क्या किया था? प्रारूपित, मैकाले के द्वारा ये विधवा पुनर्विवाह को प्रारूपित किया गया था, तैयार किया था इसको खत्म करने के लिए, इसने ये लागू किया था। ठीक। अब बात करते हैं इसी के कार्यकाल में, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। देखिए लॉर्ड कैनिंग ने इसके राजा राम मोहन राय के सहयोग से क्या किया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। ठीक। अब क्या, इसी कार्यकाल में आईपीसी और सीआरपीसी, जो वर्तमान में इसका नाम चेंज हो गया है, आईपीसी का भी नाम चेंज हो गया वो आप बताएंगे, सीआरपीसी का भी नाम चेंज हो गया वो बताएंगे। ठीक। और कौन कौन सी धाराएं चेंज हुई हैं? तो आईपीसी सीआरपीसी को 1859 में लागू किया। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने। क्लियर। अब बात करें, इसने, लॉर्ड कैनिंग ने व्यक्तिगत सिद्धांत को अपनाया था। किसको? लॉर्ड कैनिंग ने व्यक्तिगत सिद्धांत अपनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने व्यक्तिगत सिद्धांत यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया था। अपनाया किसने था? लॉर्ड डलहौजी का जो हड़प नीति थी, लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने इसको खत्म कर दिया। ठीक। अब उसके बाद आते हैं लॉर्ड मेयो के बारे में बात करते हैं। लॉर्ड मेयो, इसने, इसका कार्यकाल 1869 से लेकर 72 ईस्वी तक था। 1869 से 72 ईस्वी तक था। अजमेर में इसने, मेयो से याद रखेंगे, अजमेर में माँ है मेयो कॉलेज की स्थापना की। अजमेर में इसने
मेयो कॉलेज की स्थापना की। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की, कृषि विभाग की स्थापना की, और इसको एक अफगान शासक ने चाकू मारकर इसकी हत्या की। तो एक बार बहुत पुराने बात है, तो लॉर्ड मेयो से पूछा गया था चाकू मारकर किस शासक की हत्या हुई, तो लॉर्ड मेयो की। ठीक, याद रखना। अब नॉर्थ बुक की बात करते हैं, किसकी, नॉर्थ बुक की। नॉर्थ बुक 1872 से लेकर 76 तक था। 1872 से 76, इसके समय में पंजाब का प्रसिद्ध कोका आंदोलन हुआ था। 1872 में क्या घटना हुई, पंजाब में कोका आंदोलन की घटना हुई। और इससे अगर आप होमवर्क करना चाहेंगे तो कोका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये आप बताएंगे। ठीक, नेतृत्व किसने किया था, ये पूछा जाएगा, नेतृत्व किसने किया। अब स्वेज नहर खुली इसी के कार्यकाल में, नॉर्थ बुक से याद रखेंगे, नॉर्थ में ना है, नहर में भी ना है, तो स्वेज नहर खुल गई, जिससे भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई, जिससे भारत और ब्रिटेन के बीच क्या हुई, व्यापार में वृद्धि हुई। क्लियर, नॉर्थ बुक क्लियर हुआ। अब रिपन की बात करते हैं, रिपन की। इससे पहले है तो लिटन भी, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने सिर्फ एक काम किया था। लिटन ने 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी, क्या, जो सेवा, सिविल सेवा में जाने की उम्र थी। ठीक, कितनी कर दी थी, 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष। लेकिन उसका रिपन आए, रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 तक रहा। इसके कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया, याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया रिपन के कार्यकाल में। क्लियर, सिविल सेवा में इसने 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष, 19 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी, 21 वर्ष। लेकिन 21 वर्ष से 19 वर्ष किसने की थी, लिटन ने की थी, याद रखना, किसने, लिटन ने। अब बात करते हैं नियमित जनगणना। अब भाई यहाँ पे सबसे पहले 1872 में हुई थी, ये यहाँ पे नहीं लिखा आपने, 1872 में पहली बार जनगणना हुई। 1872 में क्या हुई, पहली बार जनगणना हुई, पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में, मेयो के कार्यकाल। ठीक, जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। 1872 में क्या हुई, जनगणना हुई। और अगर नियमित जनगणना पूछते हैं तो 1881, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन अभी हाल ही में किसी में नहीं आया। तो नियमित जनगणना 18, लेकिन पुलिस में पूछा गया, नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में से शुरू हुई, 1881, रिपन, किससे, रिपन से। अब इसी रिपन के कार्यकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम आया था। इस अधिनियम के आधार पर क्या हुआ था कि महिलाओं को 11 घंटे से अधिक काम नहीं किया जाएगा, और सप्ताह में एक दिन छुट्टी भी, छुट्टी किसने स्वीकार की थी वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक, तो इसमें प्रथम कारखाना अधिनियम आया रिपन के कार्यकाल में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसे भारत का उद्धारक कहा, इसे, इसको, रिपन को नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा। क्लियर। अब बात करते हैं डफरिन की। रिपन के बाद डफरिन आता है। डफरिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्यकाल था 1884 से 88 तक। इसी कार्यकाल में 28 दिसंबर 28 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस की स्थापना हुई। और किसके द्वारा, AAOU, इसकी फुल फॉर्म बताना, आलेने ऑक्टेवियो होम की फुल फॉर्म। ठीक, कांग्रेस की स्थापना डफरिन, याद रखना, 28 दिसंबर 1885 को, दिसंबर में हुई, डफरिन याद रखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं लैंसडाउन की, किसकी, लैंसडाउन की, 1888 से 94 तक। डूरंड रेखा, डूरंड रेखा किसके बीच है, भारत और अफगानिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा किसके बीच है, भारत और अफगानिस्तान के बीच। तो उस रेखा का निर्धारण लैंसडाउन के कार्यकाल में हुआ। और सप्ताह में एक दिन छुट्टी जो लागू की थी, लैंसडाउन ने लागू की थी। और स्त्रियों को 11 घंटे से अधिक काम ना करने का उसने आदेश दिया था कि कोई भी स्त्री 11 घंटे से अधिक काम नहीं करेगी। ठीक, तो लैंसडाउन के कार्यकाल में डूरंड रेखा हुई। डूरंड रेखा किसके बीच है, भारत और अफगानिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। जीरो रेखा के भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक, 38वीं जो समांतर रेखा है वो उत्तर कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच। 49वीं जो है वो यूएसए और कनाडा के बीच है, यूएसए और कनाडा के बीच, याद रखना। फिर बात करते हैं अब कर्जन की। लैंसडाउन क्लियर हुआ, अब कर्जन की बात करते हैं। कर्जन ने क्या किया था, 1899 से 5 तक क्या हुआ था, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। किसने, कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। 1905 में, मोस्ट इंपोर्टेंट, 1905 में बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ था, कर्जन के कार्यकाल। ठीक, 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ, कर्जन, ये बहुत बार पूछा गया। अब मिंटो द्वितीय आ जाओ, मिंटो द्वितीय 1905 से लेकर 10 तक। इसमें मुस्लिम लीग की स्थापना सलीम अली और आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी, मिंटो के कार्यकाल में। क्लियर, ये अभी तक पूछी नहीं गई,
लेकिन मुस्लिम लीग की स्थापना पूछी गई 1906 में। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, सूरत अधिवेशन हुआ था। 1907 में सूरत अधिवेशन, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। फिर 1909 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम लोगों के लिए मिंटो मार्ले सुधार आया, इसमें उनके मतदान के लिए या उनके हक के लिए बात कही गई थी, किसमें, मिंटो, इसीलिए लॉर्ड मिंटो सुधार मुस्लिम लीग आया। क्लियर, तो मिंटो हो गया। तो क्या हुआ, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, याद रखना, मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था, मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम लाया गया 1909 में इसी के द्वारा। ठीक, तो ये हो गया। अब हार्डिंग, हार्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे नहीं पढ़ा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा रहे हैं। तो हार्डिंग है 1910 से लेकर 1915 तक, 1910 से 1915। इसके कार्यकाल में जॉर्ज पंचम आए थे, कौन आए, जॉर्ज पंचम आए। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और इसमें राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। ठीक, 1911 में घोषणा हुई, लेकिन दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, 1912 में, ये पूछा गया था। 1912 में जो है दिल्ली क्या बनी, भारत की राजधानी, दिल्ली क्या बनी, भारत की राजधानी बनी। ठीक, अब इसी के कार्यकाल में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। अरे पुलिस में ये पूछा गया था, जब पहला युद्ध हुआ था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। द्वितीय जो विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 से 45 तक, तो उस समय उसके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ये दोनों क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक, तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किसे, हार्डिंग के कारण, हार्ड था इसलिए युद्ध की शुरुआत हो गई। 1916 में हार्डिंग को बीएचयू का कुलाधिपति, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, 1916 में। पंडित मदन मोहन मालवीय थे उसके, लेकिन इसे कुलाधिपति नियुक्त किया लॉर्ड हार्डिंग को। तो ये हमने लॉर्ड हार्डिंग तक आपको करा दिया। एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, लॉर्ड के ने 1856 से 62 तक अंतिम गवर्नर जनरल था, लेकिन भारत का पहला वायसराय बना। क्लियर, इसके समय में 1857 का विद्रोह हुआ, कंपनी के हाथों से शासन निकल के ब्रिटिश सरकार के पास पहुंच गया। इसके समय हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना हुई और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। मैकाले के प्रारूपित संरचना के आधार पर इसने आईपीसी सीआरपीसी 1859 में लागू की। जबगत सिद्धांत को इसने क्या किया, खत्म किया लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक, डलहौजी ने शुरू किया था लेकिन इसने खत्म कर दिया जबगत सिद्धांत। क्लियर, अब मेयो के कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, लेकिन नियमित गणना जैसे पूछेंगे तो आपका लॉर्ड रिपन आ जाएगा 1881 से। ठीक, इसने मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 में कृषि विभाग की स्थापना करवाई। चाकू मारकर अफगान शासक ने इसकी हत्या कर दी। नॉर्थ बुक के कार्यकाल में कूका आंदोलन हुआ, सुएज नहर खुली, भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना हुई। 19 वर्ष से 21 वर्ष जो सिविल सेवा में जाने की उम्र थी उसको बढ़ा दिया। याद रखना, प्रथम कारखाना अधिनियम आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इसने समाप्त किया, किसने, रिपन ने। फिर डफरिन बता दिया, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 एयू होम के नेतृत्व में। लैंसडाउन के कार्यकाल में डोरेंट रेखा का निर्धारण हुआ। सप्ताह में एक दिन छुट्टी, स्त्रियों को 11 घंटे काम करने की अनुमति। कर्जन भारतीय पुरातत्व की स्थापना 1905 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बंगाल विभाजन जो हुआ था कर्जन के कार्यकाल में। मिंटो के कार्यकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में, सलीम अली और आगा खां और सलीम अली के द्वारा। फिर 1909 में मिंटो मार्ले सुधार आया, इससे मुस्लिमों के लिए सामान्य निर्वाचन की बात कही रही या रखी गई। हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में पंचम आए। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार हुआ और दिल्ली की घोषणा हुई कि भारत की राजधानी हुई 1911 में, बनी दिल्ली 12 में। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 में हुई। 1916 में हार्डिंग को बीएचयू का कुलाधिपति नियुक्त किया था। सबसे पुराना विश्वविद्यालय है कौन सा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और अगर विश्व की पूछेगा तक्षशिला विश्वविद्यालय, कौन सा, तक्षशिला। ठीक, फिर तो दोस्तों इस प्रकार से हम ये गवर्नर जनरल आपको करवा रहे थे। अब जो बचे हुए हैं उनको अगले वीडियो में करवाएंगे। तो जब तक के लिए आप तैयारी अपनी लगातार करते रहिए निरंतर। तब तक के लिए जय हिंद।